हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ग्रोथ अप। बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्लोरोफॉर्म। इससे पहले लेक्चर में हमने क्लोरोफॉर्म बनाने का लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड डिस्कस कर लिया था। और अगर आपने पहले वाला लेक्चर नहीं देखा तो उस लेक्चर को आप देख के आइए, फिर चल के आप केमिकल प्रॉपर्टीज़ को और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ बच्चों इंपॉर्टेंट क्यों होती हैं? तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। वो इसलिए होती हैं क्योंकि यहाँ से कई सारी आपको रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगी, चाहे वो कन्वर्जन रिएक्शन के फॉर्म में आ जाएं, है ना, या फिर व्हाट हैपन फॉर्म में आ जाएं। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती हैं बच्चों, इसलिए ये रिएक्शन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और आज के लेक्चर में मैं सारी रिएक्शन आपको यहीं पर आपको याद करवा दूंगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा और सारी रिएक्शन लिख लीजिएगा। और इनको 2-3 बार कम से कम आप रिवाइज़ करिएगा। 2 से 3 बार आप जब रिवाइज़ करेंगे तो आपको सारी रिएक्शन आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट किया जाता है, कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठिएगा। हम बात करेंगे बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म की हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती क्या है? तो सबसे पहली जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है बच्चों वो है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है कि बच्चों जब हम सनलाइट और एयर की प्रेजेंस में, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड एयर, क्लोरोफॉर्म ऑक्सीडाइज एंड इट कन्वर्टेड इनटू अ डेंजरस पॉइजनस गैस फॉस्जीन। मतलब अगर हम लाइट और एयर की प्रेजेंस में अगर हम क्लोरोफॉर्म को रखते हैं तो क्लोरोफॉर्म क्या होती है बच्चों? ऑक्सीडाइज्ड हो जाती है। और जब ये क्लोरोफॉर्म ऑक्सीडाइज होती है तो यहाँ पर एक पॉइजनस गैस बनती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? फॉस्जीन गैस बोलते हैं। वही चीज़ यहाँ पर लिखी है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड एयर इट गेट ऑक्सीडाइज हाईली पॉइजनस गैस फॉस्जीन। ठीक, रिएक्शन में देखेंगे बच्चों, ये क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म एयर का मतलब ऑक्सीजन होगा, है ना, और सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, सनलाइट का होना जरूरी है। यानी जब भी क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन होगा तो वहाँ पर क्या क्या होगा? एक तो सनलाइट होगी और एयर होगी। इन दोनों की प्रेजेंस में ही क्या होगा? क्लोरोफॉर्म ऑक्सीडाइज होता है। और ऑक्सीडाइज होने के बाद में यहाँ पर क्या बनेगा? फॉस्जीन गैस बनेगी, जो कि काफ़ी डेंजरस होती है, बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होती है, और ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर समझ में आया। इसीलिए क्या करते हैं बच्चों, हम बात करते हैं क्लोरोफॉर्म को, तो क्लोरोफॉर्म को हमेशा कलर्ड बॉटल के अंदर भर के रखा जाता है। दूसरी चीज़, इनको अंधेरे कमरे में रखा जाता है, इनको लाइट में नहीं रखते हैं, क्योंकि अगर ये लाइट में आ गई, यानी लाइट के टच में आ गई, और इनको अगर हमने कलर्ड बॉटल में ना रखा, ठीक है, तो ये क्या कर जाती हैं? ये ऑक्सीडाइज हो जाती हैं। और जहाँ पर ये ऑक्सीडाइज होंगी वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस गैस बना लेंगी, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। इस पॉइजनस गैस से इंसानों की मौत भी हो जाती है। तो जहाँ पर भी क्लोरोफॉर्म रखी जाती है, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही कड़ी सुरक्षा के रूप में ही उसको रखा जाता है, ताकि कोई मिसहैपनिंग ना हो, कोई घटना ना हो जिससे लोगों को प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म तो आप जानते ही हो, एज एनेस्थेटिक के फॉर्म में यूज़ की जाती है। बेहोशी की दवाइयाँ जो बनती हैं उसमें यूज़ किया जाता है क्लोरोफॉर्म का। क्लोरोफॉर्म को सूंघाने पर व्यक्ति क्या हो जाता है? बेहोश हो जाता है। हाँ, लेकिन अगर इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में किसी को अब रुमाल में ले लिया, बहुत ज़्यादा उसके नाक में 5 मिनट तक रख के बिल्कुल रगड़ दिया, तो फिर ऐसी कंडीशन में व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। ठीक है, तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं एज ए एनेस्थेटिक के फॉर्म में इसका यूज़ किया जाता है, और ये डेंजरस भी है। देखो, कोई भी चीज़ हो, अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में एक चीज़ याद रखिएगा, कोई कंपाउंड अगर हमारे लिए बना हुआ है तो वो हमारे लिए अच्छा भी है, लेकिन उसका लोग मिसयूज़ करके वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस भी हो सकता है। जैसे हम बात करते हैं, हमारा एसिड है, जैसे H2SO4 की बात करें या HCl की बात करें, ठीक है, HCl की बात करें, तो केमिस्ट्री में दोनों कंपाउंड क्यों? क्योंकि हमें इनकी ज़रूरत है, बहुत सारी जगहों पे इनका यूज़ किया जाता है, लेकिन लोग इसका मिसयूज़ भी कर देते हैं। जितना ये हमारे लिए एसेंशियल हैं, उतना ही हमारे लिए
दिक्कत भी पैदा कर सकते हैं। मतलब इस एसिड का यूज़ हम लोग बैटरी वगैरह में डालते हैं तो हमारी इन्वर्टर बैटरी चलती है, लेकिन अगर इसको किसी के बॉडी के ऊपर, किसी के हाथ के ऊपर डाल दो तो उस पार्ट को भी जला देता है। तो केमिकल कंपाउंड जितना अच्छा होता है उतना ही नुकसानदायक होता है, वही होता है क्लोरोफॉर्म में। क्लोरोफॉर्म जितना हमारे लिए अच्छा है उसके उतने घातक, उतने ही ज़्यादा डेंजरस रिजल्ट भी देखने को मिलते हैं अगर उसके साथ छेड़छाड़ की गई। ठीक है, अब कोई ले आया क्लोरोफॉर्म और उसको उठा करके किसी कमरे में रख दिया या कहीं बाहर रख दिया। अब बाहर क्या हुआ, लाइट पड़ी, सनलाइट मिली, ऑक्सीजन मिला एटमॉस्फेयर से, क्या हो गया, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगी, और ऑक्सीडाइज हो जाएगी तो क्या बनाएगी, फॉस्जीन गैस बनाएगी, और फॉस्जीन गैस बनेगी तो फिर क्या होगा, हमारे एटमॉस्फेयर में आसपास फैल जाएगी, जिससे लोग बीमार हो जाएंगे, और अगर ज़्यादा फैल गई तो लोगों की मौत भी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर समझ गए कि अगर आप क्लोरोफॉर्म है तो उसको हमेशा डार्क कमरे के अंदर रखें, है ना, डार्क कमरे के अंदर रखें, प्लस लाइट से दूर रखें, सनलाइट से दूर रखें, कलर्ड बॉटल के अंदर भर के रखें। किसके अंदर रखें, कलर्ड बॉटल के अंदर रखें। ठीक है, किस में रखेंगे बच्चों, कलर्ड बॉटल के अंदर रखेंगे। तो ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आई होगी, क्या समझ में आई, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड सनलाइट क्लोरोफॉर्म ऑक्सीडाइज इनटू फॉस्जीन गैस। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। समझ में आई तो आगे चलते हैं, कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। ठीक है, आगे देखो बच्चों, आगे बात करेंगे। हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। हम ऑक्सीडेशन को क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीडेशन होने से कैसे बचा सकते हैं, हम किन किन तरीकों का उपयोग करें जिससे हम इसको ऑक्सीडाइज ना होने दें, है ना, क्योंकि ऑक्सीडाइज होगी तो दिक्कत होगी। तो पहला पॉइंट ये है, इट केप्ट इन डार्क कलर्ड बॉटल टू कट ऑफ लाइट। ठीक है, इनको क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीडाइज होने से बचाने के लिए आपको क्या करना है कि क्लोरोफॉर्म को डार्क कलर्ड बॉटल के अंदर भरना है। कोई डार्क कलर की बॉटल ले लीजिए, उसके अंदर क्लोरोफॉर्म को भर के रखना है, और लाइट नहीं हो, ज़्यादातर कोशिश करें अंधेरे कमरे में रखें। ठीक है, लाइटिंग वगैरह ना हो। बॉटल्स आर फिल्ड अप ब्रिम टू एक्सक्लूज एयर, मतलब बोतल को पूरी तरीके से आप फिल्ड कर दें, पूरी तरीके से फुल कर दें ताकि उसके अंदर कहीं से एयर ना जा पाए। ठीक है, पूरी तरीके से उसको लॉक कर दें। ओके, अ स्मॉल क्वांटिटी अबाउट 1% ऑफ एथेनॉल इज एडेड टू क्लोरोफॉर्म। एथेनॉल एक्ट एज नेगेटिव कैटलिस्ट एंड डिक्रीज द ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। मतलब समझ लो कि इसके अंदर क्या करो, जहाँ पर क्लोरोफॉर्म रखो, क्लोरोफॉर्म में 1% अगर आप एथेनॉल आप उसमें मिला देते हो तो ये क्या करता है, ये एज अ नेगेटिव कैटलिस्ट काम करता है, नेगेटिव कैटलिस्ट का वर्क करता है, एंड डिक्रीज द ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। जो क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन का रेट होता है उसको कम कर देता है, यानी क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीडाइज नहीं होने देगा। ओके, इट आल्सो रिएक्ट विथ फॉस्जीन फॉर्म एंड कन्वर्ट्स इनटू नॉन टॉक्सिक डाईएथिल कार्बोनेट। ठीक है, मतलब अगर हम बात करें तो जो हमारा एथेनॉल है, एथिल एल्कोहल है, वो क्या होता है बच्चों, वो फॉस्जीन के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, क्या होता है कि जो एथेनॉल होता है वो फॉस्जीन के साथ रिएक्शन करता है, और जब फॉस्जीन के साथ ये रिएक्शन करता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये एक नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस बनाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैं यहाँ पर लिख लूँ, इसको बोलते हैं डाईएथिल कार्बोनेट। क्या बनेगा, डाईएथिल कार्बोनेट। मतलब अगर एथेनॉल या एथिल एल्कोहल फॉस्जीन गैस के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा डाईएथिल कार्बोनेट, और HCl अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से हम इसका प्रिवेंशन कर सकते हैं। यानी अगर क्लोरोफॉर्म में 1% एथेनॉल को मिला देते हैं, जिससे क्या होता है कि क्लोरोफॉर्म का जो
ऑक्सीडेशन रेट होता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है बच्चों, कम हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हम इस तरीके से इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। अब इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। चलते हैं आगे, ठीक है। देखो हाँ, यहाँ पर बात करते हैं बच्चों, देखो अब इम्पॉर्टेंट रिएक्शन की ओर हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट रिएक्शन क्या है, रिडक्शन की बात करते हैं बच्चों। यहाँ पर रिडक्शन की बात करते हैं विद ZnHCl मेथिलीन क्लोराइड। मतलब देखो ये हमारा क्लोरोफॉर्म है, ठीक, और इसका एक तीर इधर की ओर लगा हुआ है, एक गिब्स इधर की ओर लगा हुआ है, ओके। तो देखो अगर ये क्लोरोफॉर्म, यहाँ पर देखो बच्चों, अगर यही क्लोरोफॉर्म किसके साथ, जिंक और HCl ZnHCl के प्रेजेंस में ये अगर रिडक्शन करता है तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा बच्चों, वो मेथिलीन क्लोराइड होगा। क्या होगा, मेथिलीन क्लोराइड बनेगा और ये HCl बनेगा। लेकिन अगर यही क्लोरोफॉर्म, इधर चले आओ, अगर यही क्लोरोफॉर्म क्या हो जाएगा, वाइल विद ZnH2O, यहाँ पर ZnH2O होगा, ठीक है। तो यही क्लोरोफॉर्म क्या बनाएगा, ये मीथेन बनाएगा बच्चों। क्या बनाएगा, मीथेन बनेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको इंपॉर्टेंट रिएक्शन में रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से ये रिएक्शन कई बार पूछी भी गई है, तो इसको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट में रखिएगा, ठीक है। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट रिएक्शन आती है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में देखो। सभी रिएक्शन कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट हैं बच्चों, ठीक है। क्या होगा, ऑन हाइड्रोलाइसिस विद एल्कोहलिक NOH, ठीक है। अगर हम क्लोरोफॉर्म का एल्कोहलिक NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या कराते हैं, हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, तो फॉर्मिक एसिड इज फॉर्म। क्या बनेगा बच्चों, फॉर्मिक एसिड फॉर्म होगा। मतलब हम क्लोरोफॉर्म ले लें और फिर उस क्लोरोफॉर्म का हम हाइड्रोलाइसिस कराएं बच्चों, किसके साथ, NaOH के साथ। NaOH क्या है, NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है और ये एक बेस है, ठीक है। तो अगर हम एल्कोहलिक NaOH यहाँ पर होगा, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, क्लोरोफॉर्म है, ये क्लोरोफॉर्म है और ये NaOH है, ठीक है। तो यहाँ पर NaOH के सोडियम हाइड्रोक्साइड के कितने मॉलिक्यूल हैं, 3 मॉलिक्यूल हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि देखो भाई, यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये NaCl अलग हो रहा है, बिल्कुल अलग हो रहा है, 3NaCl अलग हो रहा है, बिल्कुल अलग हो रहा है। और यहाँ से देखो क्या बना रहा है, CH, ये चीज़, ये पार्ट तो इतना अलग हो गया, यहाँ पर ये 3Na। अब बचा क्या हमारे पास, एक तो ये बचना CH और यहाँ पे क्या बचा, 3 OH बचे। तो यहाँ पर ये जो कंपाउंड बनेगा ये अनस्टेबल कंपाउंड है। ये अनस्टेबल कंपाउंड का मतलब होगा बच्चों, ये कंपाउंड अभी पूरी तरीके से कोई ऐसा कंपाउंड नहीं बना, मतलब ये प्रोसेस हो रही, इसके आगे भी कुछ बनेगा। तो अभी तक हमें फॉर्मिक एसिड नहीं मिला, अब ये हमें क्या मिला है, यहाँ पर अनस्टेबल कंपाउंड मिल गया, ठीक। अब देखो यही अनस्टेबल कंपाउंड, ठीक है, यही अनस्टेबल कंपाउंड आगे चल के क्या बनाएगा, फॉर्मिक एसिड बनाएगा, ठीक है। क्या बनेगा, HCOOH फॉर्मिक एसिड बनाएगा। और फिर फॉर्मिक एसिड NaOH के साथ अगर रिएक्शन करता है तो यहाँ पर क्या बनेगा, सोडियम फॉर्मेट बनेगा और H2O बनेगा। इस तरीके से ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अगर किसी को कोई डाउट है बच्चों तो ज़रूर पूछेगा, एक बार नोट कर लीजिएगा इसको। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बच्चों, यहाँ पर अगर किसी को कोई डाउट हो तो बताइएगा, इसमें किसी को अगर कोई डाउट हो तो बताइएगा, कोई वैसे डाउट होना नहीं चाहिए। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको 2 से कम 3 बार बच्चों, 2 से 3 बार आप क्या करेंगे, इसका रिवीजन करेंगे, ठीक है। 2 से 3 बार रिवीजन करेंगे बच्चों, सेल्फ स्टडी करेंगे, खूब रिवीजन करेंगे ताकि आपको रिएक्शन याद हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको इंपॉर्टेंट में ही भी रखिएगा।
बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है बच्चों, ठीक है। तो आगे चला जाए, चलो आगे चलते हैं। देखो हाँ, आगे चलते हैं। अब बात करेंगे हम यहाँ पर नाइट्रेशन की, बच्चों बात कर लेते हैं। यहाँ पर किसकी बात करते हैं? नाइट्रेशन की बात करते हैं, ठीक है। नाइट्रेशन, तो देखो इट इज़ यूज एज अ इंसेक्टिसाइड एंड वॉर गैस, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, इट इज़ यूज इंसेक्टिसाइड, मतलब कहीं ना कहीं इंसेक्ट को मारने में इसका यूज़ किया जाता है, और एज अ वॉर गैस, है ना, एज अ वॉर गैस हम इसको यूज़ करते हैं। किसको? तो जो इसमें प्रोडक्ट बनेगा। जैसे अगर हम क्लोरोफॉर्म की बात कर लेते हैं, ठीक है, CHCl3 ये हमारे पास क्या है? क्लोरोफॉर्म है। और इस क्लोरोफॉर्म की अगर हम रिएक्शन किसके साथ कराते हैं? नाइट्रिक एसिड के साथ कराते हैं, तो बच्चों यहाँ पर एक प्रोडक्ट बनेगा क्लोरोपिक्रिन। क्या बना? क्लोरोपिक्रिन एंड H2O। अब ये क्लोरोपिक्रिन है क्या? ठीक है बच्चों, ये क्लोरोपिक्रिन है क्या? क्लोरोपिक्रिन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ठीक। इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी कर लेते हैं। देखो बच्चों, क्लोरोपिक्रिन दम घोटने, ठीक है, दम घोटने वाली गैस है। दम घोटने वाली गैस है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर है ना, क्लोरोपिक्रिन दम घोटने वाली गैस है। युद्ध के क्षेत्र में इसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में करते हैं, ठीक है, करते थे कह सकते हैं, है ना। देखो क्लोरोपिक्रिन की अगर बात करें तो जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, अभी यूक्रेन और रसिया के बीच में क्या वार हुई है, ठीक है। अभी 2-3 साल से 2022 से समथिंग ये वॉर चल रही है, यूक्रेन और रसिया के बीच में वॉर चल रही। तो इसी बीच में कई सारी सुर्खियां बनी ये थी कि अमेरिका बार बार ये कह रहा था कि इस वॉर में जो रूस है वो क्लोरोपिक्रिन गैस का यूज़ कर रहा है। क्लोरोपिक्रिन गैस बच्चों बहुत ही ज़्यादा घातक होती है। इसको क्या करते हैं कि कई सारे, अब तो खैर इसको इंटरनेशनल लेवल पर इन गैसों को बिल्कुल पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है, लेकिन जब युद्ध होता है तो कई सारी कंट्री इन गैसों का यूज़ कर लेते हैं। क्लोरोपिक्रिन वो गैस होती है कि जहाँ पर क्या होता है कि जिस एरिया में इस गैस को छोड़ दिया जाता है तो वहाँ पर उस एरिया के लोगों की दम घुट जाती है, मतलब उनको ऑक्सीजन कहीं ना कहीं नहीं मिल पाती है, जिस वजह से लोगों की मौत हो जाती है, ठीक है। तो यूक्रेन वॉर में क्या हुआ, इस गैस का बहुत ही ज़्यादा रसिया के द्वारा यूज़ किया, ऐसा अमेरिका के द्वारा कहा गया है, लेकिन रूस ने इस बात से इनकार कर दिया। उसने साफ साफ कहा कि हमने युद्ध में किसी भी प्रकार की गैस का उपयोग नहीं किया, ठीक है। तो ये बार बार मुद्दा उठता रहा। ऐसे ही जैसे अभी इज़राइल और हमास के बीच में युद्ध हुआ, तो उसमें भी इंटरनेशनल लेवल पे ये कई सारे देशों ने कहा कि इज़राइल ने क्या किया है कि क्लोरोपिक्रिन गैस का यूज़ किया है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारे लोगों की मौत हो गई। तो यहाँ से आपको ये समझ में आया होगा क्लोरोपिक्रिन गैस क्या है और ये युद्ध में एज अ हथियार, एज अ वेपन्स कैसे यूज़ करते हैं कंट्री। तो ये क्या करते हैं कि इसको किसी दुश्मन देश के ऊपर एक सर्टेन एरिया में छोड़ देते हैं, जहाँ पर ये गैस पूरी तरीके से कवर हो जाती है, और कवर होने के बाद में उस एरिया के जितने भी सोल्जर्स होंगे या वहाँ के सिविलियंस होंगे, जो भी उस एरिया गैस के एरिया में आ जाएंगे, वो सभी लोग क्या होता है, दम घुटने से मौत हो जाती है। उसी बीच में एक चीज़ और आई थी बच्चों, मैं बता देता हूँ, फास्फोरस बम। फास्फोरस बम की अगर हम बात करते हैं तो फास्फोरस बम भी एक ऐसा ही हमारा केमिकल वेपन्स है जो अभी पूरी तरीके से दुनिया में बैन कर दिया गया। शायद ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इन वेपन्स का यूज़ किया गया था, जिससे बहुत ही ज़्यादा नंबर में लोगों की मौत हुई थी। तो इन वेपन्स को अब बैन कर दिया गया। लेकिन फिर भी अगर हम बात करते हैं, यूक्रेन वॉर हो चाहे हम इज़राइल और
हमास की वॉर की बात करें यानी फ़िलिस्तीन के बीच में, इन दोनों जगह पर फास्फोरस बम का यूज़ किया। फास्फोरस बम होते क्या हैं बच्चों? फास्फोरस बम को जब ऊपर से छोड़ा जाता है तो वो जिस एरिया में गिरते हैं, 2-3 मतलब 1-2 किलोमीटर जो भी रेंज लेता हो, अब वो डिपेंड करता है कि बम कितना बड़ा है, तो वो उस एरिया में गिरते ही क्या होता है, उस एरिया की ऑक्सीजन को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। ठीक है, और जब उस एरिया की ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है तो फिर वहाँ पर क्या होता है बच्चों, वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं रहती, और जब ऑक्सीजन नहीं रहती तो वहाँ पर लोगों की मौत हो जाती है। तो ये कई सारे हमारे इंटरनेशनल इशूज़ रहे हैं कंट्रीज़ के बीच में, जब दो कंट्रीज़ के बीच में युद्ध होता है। और देखो इनको बैन कर दिया गया, लेकिन अगर आप सामने वाला पावरफुल है तो वो इन सभी वेपन्स का यूज़ करता है। ठीक है, हालांकि इनको पूरे वर्ल्ड में बैन कर दिया गया है। ठीक है, तो समझ गए होंगे क्लोरोपिक्रीन कितनी डेंजरस है। ये दम घुटने वाली, और कई सारे कंट्री इसको एज अ वेपन भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई होगी, इंपॉर्टेंट है। ये हमारा रहा क्लोरोफॉर्म, ये नाइट्रिक एसिड रहा, और ये जब रिएक्शन करेंगे तो हमारा क्लोरोपिक्रीन बनेगा और वाटर बनेगा। ठीक, देखो आगे रिएक्शन विद एसीटोन। मैंने क्या बताया कि अगर किसी चीज़ के फ़ायदे हैं केमिस्ट्री में तो उसके नुकसान भी हैं। अब क्लोरोपिक्रीन बना तो इसके कई सारे बेनिफिट भी हैं, लेकिन अगर उसको एज अ वेपन यूज़ किया जाए तो इसके बहुत सारे डेंजरस एक्शन भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, रिएक्शन विद एसीटोन, एसीटोन के साथ रिएक्शन की बात करते हैं। अ मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफॉर्म एड ऑन, अ मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफॉर्म एड्स ऑन अ मॉलिक्यूल ऑफ एसीटोन, है ना, क्लोरीटोन, एसीटोन, क्लोरीटोन फॉर्म्ड विच इज यूज्ड एज अ हैप्नोटिक। ठीक है, जिसका हम लोग एज अ हैप्नोटिक यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो नोट करिए आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, क्लोरीटोन बनता है बच्चों। ठीक है, क्या होगा, मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफॉर्म एड ऑन द मॉलिक्यूल ऑफ एसीटोन, क्लोरीटोन फॉर्म विच इज यूज एज अ हैप्नोटिक। हैप्नोटिक का मतलब बच्चों वो दवाएं बनती हैं जो नहीं डॉक्टर देते हैं जब किसी को नींद वगैरह नहीं आती, तो ये हैप्नोटिक मेडिसिन आती हैं जिनकी वजह से नींद आ जाती है। ठीक है, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे यहीं से बनता है। अब हैप्नोटिक मेडिसिन के ही आप देख लो कितने बेनिफिट हैं, है ना। इसको एज अ पेशेंट को दिया गया जो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, जिनको नींद नहीं आती, उनको दी जाती है, लेकिन कुछ लोग इसका मिसयूज़ भी कर लेते हैं। तो समझ में आया, केमिस्ट्री में एक अगर एक पार्ट से प्रॉफिट हो रहा है तो दूसरे पार्ट से अगर उसका मिसयूज़ किया गया तो उससे कई सारे लॉसेस भी होते हैं। ठीक है, आगे देखो, हीटिंग विथ सिल्वर पाउडर। ठीक है, हीटिंग विथ सिल्वर पाउडर बच्चों, अगर बात करते हैं सिल्वर पाउडर, ये क्या है, Ag को हम क्या लिखेंगे, ये हमारा सिल्वर पाउडर है। ठीक, और सिल्वर पाउडर के साथ अगर क्लोरोफॉर्म के 2 मॉलिक्यूल अगर इसके साथ रिएक्शन करते हैं तो क्लोरोफॉर्म के 2 मॉलिक्यूल अगर सिल्वर पाउडर के साथ रिएक्शन करेंगे तो एसिटिलीन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एसिटिलीन और सिल्वर क्लोराइड। क्या बनेगा, एसिटिलीन एंड सिल्वर क्लोराइड बनेगा। यहाँ तक समझ में आया बच्चों? यहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछें, मैं हट जा रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत होगी नहीं। आगे चलते हैं हम लोग। हाँ देखो, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन अब आपके सामने आने वाली है, और रिएक्शन है कार्बिल एमीन रिएक्शन। कार्बिल एमीन रिएक्शन, इसको आप पहले मार्क कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन में, है ना। कार्बिल एमीन रिएक्शन खूब पूछी जाती है। आप प्रीवियस ईयर अगर पेपर उठा के देखेंगे तो वहाँ आपको कार्बिल एमीन रिएक्शन खूब देखने को मिलेगी। ठीक है, बहुत बार पूछी गई है, कई बार लगातार पूछी जाती, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। होती क्या कार्बिल एमीन रिएक्शन है, when a primary amine is heated with chloroform and potassium hydroxide and isocyanates is formed. Isocyanates also called
कार्बिल एमीन, मतलब जब प्राइमरी एमीन को किसके साथ बच्चों, क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करते हैं, हीट करेंगे बच्चों। क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे, तो यहां पर क्या बनेगा, यहां पर आइसोसाइनाइड बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड। यहां पर देखो हमने एल्किल एमीन लिया, तो यहां पर क्या बनना, एल्किल आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड बनेगा। और आइसोसाइनाइड को ही हम कार्बिल एमीन बोलते हैं, और इसीलिए इसका जो नाम पड़ा वो कार्बिल एमीन रिएक्शन पड़ा। ठीक है, क्या पड़ा, कार्बिल एमीन रिएक्शन। समझ गए होंगे। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट में रखिएगा बच्चों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए आगे चलते हैं। राइमर टीमर रिएक्शन, राइमर टीमर रिएक्शन को तो मैं खुद लिख दे रहा हूं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन, है ना। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखेंगे तो ये रिएक्शन आपको छपी हुई मिलेगी बिल्कुल, तो इसको बिल्कुल घोल के पी जाना है, चाहे कार्बिल एमीन रिएक्शन हो या फिर राइमर टीमर रिएक्शन हो, ये एकदम घोल के पी जाओ। समझ लो, ये बोर्ड एग्जाम में आपके रखी हुई हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा बच्चों, व्हेन क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद फिनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एट 333 केल्विन, 333 केल्विन टेम्परेचर, सैल्साल्डिहाइड इज फॉर्म्ड, सैल्साल्डिहाइड इज फॉर्म्ड। क्या होगा बच्चों, यहां पर बात करेंगे इसमें होता क्या है, इसमें होता है फिनॉल। ठीक, क्या होगा, फिनॉल। अब इस फिनॉल की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे बच्चों, क्लोरोफॉर्म के साथ। तो जब फिनॉल क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में बच्चों, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में। फिर देखिएगा, व्हेन फिनॉल रिएक्टेड विथ क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एट द टेम्परेचर ऑफ 333 केल्विन, देन द प्रोडक्ट इज फॉर्म सैल्साल्डिहाइड। क्या बनेगा बच्चों, सैल्साल्डिहाइड। यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट दिख रहा है आपको, ये क्या है, सैल्साल्डिहाइड बनेगा, प्लस पोटेशियम क्लोराइड और H2O। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नोट कर लीजिएगा। मैं साइड में हो जा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। समझ में आ रहा है बच्चों, नोट कर लीजिएगा, आराम से नोट कर लीजिएगा। आराम से नोट कर लीजिएगा। कोई डाउट हो, देखो कोई अगर डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, है ना। सारे डाउट, और जितनी रिएक्शन पढ़ाई ना, इससे बाहर बोर्ड एग्जाम में आपके कुछ नहीं आना, है ना। जितना मैंने इस चैप्टर में अभी तक पढ़ाया है सारे पार्ट देख लीजिएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आना है। चाहे आप प्रीवियस ईयर पेपर लेके पूरा लेक्चर, जितने भी लेक्चर हैं उन सभी लेक्चर को आप मैच कर लीजिएगा। कुछ भी इस चैप्टर से अगर कोई बाहर है तो बताना मुझे। ठीक है, कुछ भी बाहर से नहीं आएगा। बहुत ही आराम से पढ़िएगा, और बहुत ही अच्छे नोट्स मैं प्रिपेयर करवा रहा हूँ आपको। ऐसे ही नोट्स आप बनाते जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे चला जाए, चलो आगे चलते हैं। हाँ, अब हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पर किसकी, हम बात करेंगे यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। यानी हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो डिस्कस कर ली, अब हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्लोरोफॉर्म की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्योर क्लोरोफॉर्म इज कलरलेस लिक्विड हैविंग एथरल स्वीट स्मेल। ठीक है, जो प्योर क्लोरोफॉर्म होता है बच्चों, उसमें कोई भी कलर नहीं होता है, वो कलरलेस होता है, और ये एथरल स्वीट स्मेल देता है। ठीक है, एंड हैवियर देन वाटर। भाई हमने लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड में क्या देखा था, ये जो रिटार्ड रखा हुआ था, ये जो रिटार्ड था, उस रिटार्ड में क्या था, ऊपर पानी था और यहाँ पर नीचे क्लोरोफॉर्म था। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, क्योंकि ये हैवियर देन वाटर, पानी से क्या होती है, हैवी होती है, तो नीचे जाएगी। ठीक,
इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर इसको हम पानी, यहाँ पर पानी ले लें, ये पानी है हमारा, ठीक है, ये वाटर है, और देखो, और इसमें अगर हम क्या डाल दें, क्लोरोफॉर्म, तो ये क्लोरोफॉर्म जब हम पानी में डालेंगे तो ये क्या होगी, ये इनसॉल्युबल होगी, पानी में नहीं मिलेगा, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर हमारे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसमें अगर ये कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्या बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और अगर हम इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में यहाँ से डाल लें क्या, क्लोरोफॉर्म, तो ये पूरी तरीके से इसमें सॉल्युबल हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आई, ठीक है। इट इज़ नॉन फ्लेमेबल बट वेपर बर्न विद ग्रीनिश येलो। ये एक नॉन फ्लैमेबल है, ठीक है, नॉन फ्लैमेबल जानते हो, ठीक है, बट वाइपर की अगर हम बात करें तो इसकी जो वाइपर होगी वो जब ग्लो करेगी, मतलब जब जलेगी तो क्या होगी, ग्रीनिश येलो कलर की दिखाई देगी। ओके। इट इज़ यूज एज एनेस्थेटिक एजेंट। ये भी आपको पता है कि हम क्लोरोफॉर्म का यूज़ एज एनेस्थेटिक प्रॉपर्टीज़ के फॉर्म में करते हैं, एनेस्थीसिया के फॉर्म में करते हैं। जो एनेस्थेटिक मेडिसिन्स होती हैं उनमें इस क्लोरोफॉर्म का यूज़ किया जाता है। इतना नोट कर लीजिएगा, नोट हो गया। तो आज के लेक्चर में हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली कि क्लोरोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, मैंने सारी चीज़ें बताई कि रिएक्शन कितनी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आज के लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। आगे का लेक्चर जो आएगा वो इसके आगे का टॉपिक होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अभी हमारा ये चैप्टर अभी काफ़ी कुछ बचा हुआ है, तो इस चैप्टर को पूरा बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और प्रॉपर्टीज़ जो आज मैंने पढ़ाई, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़, तो इनको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास।